हेलो एस्पायरेंट्स, 13 जैन की न्यूज आइटम्स देख लेते। द हिंदू न्यूज़पेपर से 10 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है। पहला न्यूज आइटम है फ्यूअर माइग्रेटरी बर्ड्स इन नजफगढ़ लेक दिस ईयर। तो ये दिल्ली में नजफगढ़ लेक के पास एशियन वाटर बर्ड सेंसस कंडक्ट किया जा रहा है। तो ये एशियन वाटर बर्ड सेंसस इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस का एक पार्ट है और ये वेटलैंड्स इंटरनेशनल कंडक्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट आइटम है बिकॉज यूपीएससी में एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी पे डाइवर्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वेटलैंड्स के बारे में काफी टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक। रामसर कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड्स इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये इस कंटेक्स्ट में कि इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस वेटलैंड्स इंटरनेशनल कंडक्ट करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो वेटलैंड्स इंटरनेशनल एक ग्लोबल एनजीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड्स के लिए वर्क करता है। रामसार कन्वेंशन एक कन्वेंशन है, अग्रीमेंट है। सो रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स है। रामसार साइट्स करके बोला जाता है, जो इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स है उनको रामसार साइट्स कहा जाता है। तो ये स्टेटस दिया जाता है। तो वेटलैंड्स डिफाइन भी किया गया है रामसार कन्वेंशन के अंदर। तो वेटलैंड्स का वाइड डेफिनेशन है, तो मतलब कोई भी रिवर है, लेक है, स्वॉम्स है, मार्शेस, कोरल रीफ्स, इवन आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड bodies such as fish ponds, rice paddies, rice fields जो होती है, paddy fields, reservoirs, salt pans, ये सब भी wetlands के definition के अंदर आता है। और wetlands कुछ टाइम के लिए ड्राई भी हो सकते हैं, तो उन टाइम्स ब्रीडिंग टाइम भी होता है जो एनिमल्स होते हैं, तो ये हेल्प्स इन बायोडाइवर्सिटी सस्टेन करने के लिए भी काफी सिग्निफिकेंट है। तो दीज वेटलैंड्स आर ऑफ सिग्निफिकेंस। वेटलैंड्स के काफी सारे बेनिफिट्स है, जैसे यहाँ बताया जा रहा है। तो एक तो सपोर्ट डाइवर्स वाइल्ड लाइफ, देन इट हेल्प्स स्लो वाटर फ्लो एंड प्रिवेंट फ्लड्स। जैसे मैंग्रोव्स वगैरह भी वेटलैंड्स में होते हैं, तो वो जो रूट्स होते हैं उनके वो काफी सस्टेन कर सकते हैं फ्लड्स वगैरह को, सुनामी से भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैंग्रोव्स इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। इवन फिल्टर सेडिमेंट्स, पोल्यूटेंट्स वगैरह सब जो ड्रेन हो जाते हैं वेटलैंड्स में, तो ये फिल्टर करते हैं सेडिमेंट्स, पोल्यूटेंट्स को। इवन स्पॉन्ज लाइक फंक्शन है, क्योंकि ये वाटर जो है ग्राउंड वाटर लेवल भी इंक्रीज होता है इस वजह से, वेटलैंड्स की वजह से। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ वेटलैंड्स। फिर रामसार कन्वेंशन के बारे में जो 1971 में अडॉप्ट किया गया, तो इसके काफी सारे सिग्निफिकेंसेस है। तो इसके 3 मेजर एस्पेक्ट्स है जिन पे वर्क करते हैं। एक तो है सस्टेनेबल यूज ऑफ ऑल वेटलैंड्स, देन प्रायोरिटी वेटलैंड्स को रामसार साइट्स कहा जाता है, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड वेटलैंड्स, जो वेटलैंड्स और रिसोर्सेज उनके जो कंट्रीज के बीच में शेयर होती है उसके ऊपर इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो, उस पर ध्यान रखना। ये रामसार कन्वेंशन के मेजर प्रोविजंस है। फिर अगला न्यूज आइटम है रिलीफ फॉर यूएस फर्म इन ट्रेडमार्क डिस्प्यूट। तो ये है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये आर्बिट्रेटर है फॉर दिस ट्रेडमार्क डिस्प्यूट। सो ये आईटी कंपनी है यूएस में रजिस्टर्ड, जिसका नाम है थॉटवर्क्स इंक, और यही नाम की एक कंपनी इंडिया में भी है जिसका डोमेन नेम थॉटवर्क्स है। तो ये ट्रेडमार्क डिस्प्यूट का फाइल किया गया आर्बिट्रेटर के पास, निक्सी के पास, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और इन्होंने कहा कि कोई ट्रेडमार्क डिस्प्यूट नहीं है और यूएस कंपनी के अगेंस्ट रूलिंग आई। तो इसके ऊपर हाईकोर्ट में जब अपील हुआ तो दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी आर्बिट्रेशन अवार्ड को रद्द किया है। उन्होंने कहा है कि ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड है जब थॉटवर्क्स इंक का यूएस में, तो उसको डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन को क्यों उसमें कंसिडर नहीं किया गया। तो ये निक्सी की फॉल्ट है और उन्होंने इसके ऊपर जजमेंट दिया है। तो निक्सी क्या है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि ये निक्सी नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसका क्या फंक्शन होता है। तो इट प्रोवाइड्स अ न्यूट्रल मीटिंग पॉइंट ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इन इंडिया। तो जो सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है, तो कस्टमर्स को सर्विसेज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से मिलती है। तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को कनेक्ट करते हुए दीज आर कॉल्ड इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स। तो ये इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट सब कनेक्ट करते हुए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कनेक्ट होते, ताकि जो भी डोमेस्टिक इंटरनेट ट्रैफिक है जो विद इन द नेशन है, मतलब आप डोमेस्टिक वेबसाइट्स एक्सेस कर रहे हैं डोमेस्टिकली, तो वो इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स उसके डोमेस्टिकली ही यूज हो, ये इंश्योर करने के लिए निक्सी एस्टैब्लिश किया गया है। तो ये इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज पॉइंट्स पे जाके आप एक्सेस करोगे तो सर्वर्स, इंटरनेशनल सर्वर्स, जनरली यूएस सर्वर्स यूज होंगे, तो उस वजह से बैंडविड्थ इंटरनेशनल माप का लगेगा, प्लस फॉरेन एक्सचेंज भी जाएगा, बिकॉज व्हेन दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज तो
मॉनेटरी भी उसका कॉस्ट होता है। तो इस सब को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि जरूरत नहीं है, अगर डोमेस्टिकली कुछ हो रहा है तो आप डोमेस्टिक इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। तो ये एंश्योर करने के लिए ये निक्सी एस्टैब्लिश किया गया। तो इट हेल्प्स efficient use of international bandwidth, saving foreign exchange. Also, it improves the quality of services for the customers of member ISPs for avoiding multiple international hops. कि काफी सारे डाइवर्जन होके वो ना हो, ये सब रिड्यूस करने के लिए, रिडंडेंसी रिड्यूस करने के लिए भी वो फंक्शन करते हैं। तो ये है इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट। सो एक एग्जांपल भी जैसे यहाँ दिया गया है, ये तो है, ये इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स है। तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है, से ए एंड बी। तो यहाँ पे डोमेस्टिक पियरिंग होके इनका एक्सचेंज हो जाए, रादर देन गोइंग टू द इंटरनेशनल ट्रांजिट करके इंटरनेशनल नेटवर्क पे जाके एक्सेस ना हो। तो ये एंश्योर करने के लिए ये निक्सी एस्टैब्लिश किया गया है। अगला न्यूज आइटम है रिमूव पीएम फोटोज फ्रॉम होर्डिंग्स, इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन ने कैबिनेट सेक्रेटरी को नोट लिखा है कि जो ये होर्डिंग्स है स्पेशली पेट्रोल पंप्स पे इन गोवा उत्तराखंड, यहाँ पे इलेक्शन शेड्यूल है। तो यहाँ पे जो होर्डिंग्स है एलपीजी रिलेटेड जो सब्सिडी सर्टिफिकेट्स वगैरह जो मिलती है, गैस कस्टमर सर्टिफिकेट्स, उन पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फोटो है। तो दिस इज इन वायलेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विच इज इन इफेक्ट। तो ये सारे होर्डिंग्स वगैरह निकाले जाए और इफेक्टिवली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए। ये रिक्वेस्ट भेजा गया है टू कैबिनेट सेक्रेटरी। तो कैबिनेट सेक्रेटरी इज द रिप्रेजेंटेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेटिव, टॉप मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो गवर्नमेंट को ही ये नोटिस गया है। फिर अगला न्यूज आइटम है रिव्यू राइट टू एजुकेशन एक्ट, नीति आयोग। सो नीति आयोग ने कहा है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का इसके एक प्रोविजन पे रिव्यू करने की जरूरत है। और ये प्रोविजन ये है कि अप टू एज स्टैंडर्ड कोई भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा। इसको कहते हैं नो डिटेंशन पॉलिसी। तो नो डिटेंशन पॉलिसी नीति आयोग कहती है दिस गोज अगेंस्ट द इंसेंटिव टू स्टडी, कि स्टूडेंट्स को कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो क्यों स्टडी करे, कोई प्रेशर नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। तो इट इज डेट्रीमेंटल टू द लर्निंग आउटकम्स। सो जो लर्निंग आउटकम्स है वो क्या सीख रहे वो सही नहीं हो रहा है। तो देयर इज अ नीड फॉर रिव्यूइंग दिस प्रोविजन। ये प्रोविजन लाया इसलिए गया था क्योंकि काफी डिमोरलाइजिंग होता है फॉर अ चाइल्ड टू फेल। तो ये फेलियर ना हो, और ड्रॉप आउट रेट्स काफी हाई होते हैं आफ्टर फेलियर। सो वो ड्रॉप आउट रेट्स भी मिनिमाइज हो, इसलिए ये प्रोविजन लाया गया था। बट अब इसको रिव्यू करने का पॉइंट रेज किया गया है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, 2009 में एनफोर्स हुआ था। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 को इम्प्लीमेंट करने के लिए था। तो ये 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में एक नया फंडामेंटल राइट ऐड किया गया आर्टिकल 21A में। आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ, या आर्टिकल 21A है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। सो दिस राइट टू एजुकेशन इज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हर एक चाइल्ड को मिलेगा 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में। तो ये बाय लॉ प्रोवाइड करना है, और वो लॉ आरटी एक्ट 2009 में आया है। तो ये आरटी एक्ट के अंदर मेजर प्रोविजंस यही है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिले 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप के चिल्ड्रन को इन अ नेबरहुड स्कूल। इवन प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि 25% सीट्स जो है उनकी वो वीकर सेक्शंस के लिए वो लोग रिजर्व करें, और यहाँ पे डिसएडवांटेज ग्रुप्स को नेबरहुड के एडमिशन दे। तो ये ओपन सिलेक्शन, रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस से होना चाहिए। तो ये मेजर प्रोविजंस है आरटी एक्ट की, अपार्ट फ्रॉम द नो डिटेंशन पॉलिसी। फिर अगला न्यूज आइटम है यूजीसी लिस्ट जर्नल्स फॉर ग्रांटिंग एकेडमिक पॉइंट्स। तो ये नया सिस्टम स्टार्ट किया गया है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर सिस्टम। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये रिकॉग्निशन देती है टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, और ग्रांट्स जो है फंडिंग भी प्रोवाइड करती है टू ऑल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस जिनको वो फंड्स देना चाहती है। तो ये मेजर फंक्शंस है उनके। फिलहाल ये जो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर सिस्टम स्टैब्लिश किया गया है, तो इसमें अवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे टू ऑल द एकेडमिशियंस जिन्होंने अपना पब्लिश हुआ है उनका वर्क इन जर्नल। सो जनरली अभी न्यूज में आता है कि जो सब स्टैंडर्ड जर्नल्स है और जो पे करके जो जर्नल्स में पब्लिशिंग किया जाता है एकेडमिक वर्क का, वो काफी ज्यादा हो गया। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए, इसको नेगेट करने के लिए प्रोविजंस लाए गए हैं कि आप अगर इंटरनेशनल पब्लिशर के पास अपना पब्लिश करते हो, बुक पब्लिश करते हो, तो आपको 30 पॉइंट्स मिलेंगे। नेशनल पब्लिशर के पास 20 पॉइंट्स। अगर आप आर्टिकल पब्लिश करते हो
रेफर्ड जर्नल के लिए तो 15 पॉइंट्स, ऐसे एंड सो ऑन। सो ये सारे प्रोविजंस लाए गए कि कहाँ पे आपको कितना पॉइंट्स मिलेंगे, और ये आपको जब आप अप्लाई करते हो टीचिंग जॉब्स वगैरह के लिए तो आपको ये बेनिफिट होगा इससे पॉइंट्स का। अगला न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस प्ली ऑन एलिजेड डाइल्यूशन ऑफ विसल ब्लोअर लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया कि जो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है 2014 का ये एक्ट है, उसको अमेंड करते हुए अब एक अमेंडमेंट बिल लाया गया है 2015 में। तो ये अभी पार्लियामेंट के सामने है। तो ये बिल डाइल्यूट कर रहा है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014, ऐसा एलिगेशन से एक पिटीशन फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये रेफ्यूज किया पिटीशन एग्जामिन करने को ऑन द ग्राउंड कि ये बिल अभी पार्लियामेंट के सामने है, पार्लियामेंट इसको अभी पास करेंगे, स्टडी करेंगे, मे बी दे मॉडिफाइड एंड फाइनली व्हेन इट इज पास्ड तभी ही जुडिशरी इसमें इंटरवीन कर सकता है। अभी तो ये लेजिस्लेटिव डोमेन में। सो अगेन शोइंग जुडिशियल रिस्ट्रेंट, द जुडिशरी डिड नॉट एग्जामिन दिस पिटीशन। तो ये अगेन एक एग्जांपल है अबाउट जुडिशियल रिस्ट्रेंट, एक हमने कल भी देखा था। तो ये जो प्रोविजन है दैट वाज रिगार्डिंग टैक्स 100% टैक्स एग्जेम्पशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो अब ये जो प्रोविजन है ये अगेंस्ट द लास्ट ईयर रूलिंग है। जैन 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया था कि सेंटर को एक फुल प्रूफ इंटरिम मैकेनिज्म लाना चाहिए टू प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ विसल ब्लोअर्स। तो जो कंप्लेंट्स है जो विसल ब्लोअर्स लाते, विसल ब्लोअर्स क्या होते हैं मैं बताती हूँ। तो ये लॉ जब तक फ्रेम नहीं हो रहा है तब तक एक इंटरिम प्रोविजन होना चाहिए जो फुल प्रूफ हो टू प्रोटेक्ट, बिकॉज इट्स द लाइव्स ऑफ विसल ब्लोअर्स व्हिच इज एट स्टेक। तो अभी जो प्रोविजन स्टैंड लिया गया सुप्रीम कोर्ट का वो इससे डिफरेंट है कि वो अभी इंटरवीन नहीं करना चाहते। हालांकि 2016 में उन्होंने गवर्नमेंट को एक ऑर्डर दिया था कि आप भले लॉ मॉडिफाई कर रहे हो पर उसके इंटरिम पीरियड में भी, बीच के पीरियड में भी फुल प्रूफ मैकेनिज्म होना चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि बिल बन जाएगा, उसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट होगी लोग कंसिडर करने की, जब पिटीशन आएगा तब हम देखेंगे। तो दिस इज द डिफरेंस इन स्टैंड ऑल्सो, क्योंकि इवन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज बीन changed now, so we are seeing that। तो ये विसल ब्लोअर क्या होता है? विसल ब्लोअर इज अ पर्सन जो एक कंपनी में या गवर्नमेंट, ये विसल ब्लोअर एक्ट गवर्नमेंट रिलेटेड के लिए, तो गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी इलीगलिटी और इमोरालिटी जो है, तो अगर उनको कुछ पता है तो वो पब्लिक डोमेन में लाते हैं, तो उसको कहते हैं विसल ब्लो, ब्लोइंग द विसल, कि आप उसको खुले में ला रहे हो क्योंकि कोई करप्ट एक्टिविटी चल रही है। तो ये विसल ब्लोवर्स जब इंफॉर्मेशन बाहर लाते तो उनको खुद को खतरा होता है, देयर जॉब इज एट रिस्क, देयर लाइफ इज एट रिस्क। तो ये सेफगार्ड करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट फाइनलाइज किया गया 2014 में। ये एक्ट को अब मॉडिफाई करने के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो ये एक्ट जो है इट इज कि अगर कोई भी मिसयूज है, पावर का मिसयूज है, डिस्क्रिशनरी पावर्स है उसका मिसयूज है, या कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया गया है, उस बारे में ये कंसिडर करेंगे, कंप्लेंट्स लेंगे और उसके ऊपर एक्शन लेंगे और विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये जो एक्ट है अभी इसमें चेंजेस ये किए जा रहे हैं कि 10 कैटेगरीज को बाहर निकाला जा रहा है कि 10 कैटेगरीज है एग्जेम्प्टेड। सो दीज 10 कैटेगरीज में अगर कोई करप्शन रिलेटेड डिस्क्लोजर होगा तो इसमें विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो ये 10 कैटेगरीज है रिगार्डिंग सोवरेनिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये डिस्क्लोजर्स, ये इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट ही नहीं होगी, कि कंप्लेंट नहीं एक्सेप्ट होगी ऐसे। तो ये अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डेलिब्रेशन के बारे में कुछ है, या अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है या कोर्ट ने फॉरबिड किया इसके बारे में पब्लिश करने के लिए, या ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ लेजिस्लेचर है, या कमर्शियल कॉन्फिडेंस इंफॉर्मेशन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, या कुछ आपके पास है फिड्यूशियरी कैपेसिटी, मतलब एज अ ट्रस्टी यू हैव समथिंग नोन, तो वो आप रिवील कर रहे हो, या तो आप फॉरेन गवर्नमेंट के थ्रू जो मिला है इंफॉर्मेशन या जो भी है उसके ऊपर आप कर रहे हो अगर कोई विसल ब्लोइंग, तो ऑल दीज आर एक्सक्लूडेड, दे आर नॉट टू बी इंक्लूडेड फॉर डिस्क्लोजर्स। तो और दूसरा है अगर किसी का पर्सनल सेफ्टी एंडेंजर हो रहा है या इन्वेस्टिगेशन में अड़चन आएगी उसकी वजह से, या इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है, तो ऐसे आप विसल ब्लो नहीं कर सकते। पर इनमें भी अगर थोड़े प्रोविजन है जिसके अंदर अगर आरटीआई एक्ट के अंदर अलाउ है कि आप डिस्क्लोज कर सकते हो इन्फॉर्मेशन, तो इस बिल में भी आप डिस्क्लोज कर सकते हो, तो वो भी दिया गया है। तो ये सारे जो डिस्क्लोजर्स हो गए, ये पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर्स एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाएंगे जो इसके ऊपर स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ये एग्जेम्प्ट कैटेगरीज में
कॉल करते हैं कि नहीं वो भी वो चेक करेंगे और फिर इसके ऊपर डिसीजन लेंगे और एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का डिसीजन बाइंडिंग होगा। तो प्रॉब्लम ये है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगी, उसके मेंबर्स कैसे अपॉइंट होंगे और उसके क्या प्रोविजंस वगैरह डिटेल्स वो इस बिल में नहीं दिए गए। तो वो मेजर फ्लॉ लैक्यूने है इन द बिल। तो वही है, क्योंकि आरटीआई एक्ट के अंदर जो डिस्क्लोजर्स होते हैं वो पब्लिक में आते हैं, पर इस बिल में, विसल ब्लोअर्स बिल में जो डिस्क्लोजर्स हो गए वो पब्लिक में नहीं आएंगे, वो सिर्फ अथॉरिटी के पास, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास रहेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन द आरटीआई एक्ट एंड दिस विसल ब्लोअर एक्ट्स में जो डिस्क्लोजर्स हो रहे हैं। और ये विसल ब्लोअर्स अमेंडमेंट बिल और एक चीज चेंज कर रहा है, क्योंकि विसल ब्लोअर्स एक्ट ऑफ 2014 ने प्रोवाइड किया था कि जो डिस्क्लोजर्स ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में प्रोहिबिटेड है वो अब परमिटेड हो गए, पर ये अभी बिल उसको रिवर्स कर रहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में जो प्रोहिबिटेड है वो अभी भी वो डिस्क्लोजर्स आप नहीं कर सकते। तो ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ब्रिटिश कॉलोनियल लेगेसी का एक्ट ऑफ 1923, तो काफी सारे रिकमेंडेशंस आए वेरियस कमिटीज के कि ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ये बिल अब फिर से ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को सपोर्ट करने में जा रहा है। तो यही है। अगला न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट जल्लीकट्टू बैन टू स्टे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो जल्लीकट्टू फेस्टिवल पोंगल टाइम में जो तमिलनाडु में होता है, इट्स अ बुल टेमिंग फेस्टिवल, तो इसके ऊपर जो स्टे, इंटरिम स्टे लाया गया था ऑन द नोटिफिकेशन बाय द सेंटर। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लाया था जिसके थ्रू जल्लीकट्टू अलाउ किया जा सकेगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे रखा है। तो पेटिशन आया है कि ये स्टे आप हटाओ, वर्डिक्ट जल्दी दो, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोई हरीड वर्डिक्ट देने की जरूरत नहीं है, स्टे कंटिन्यू करेगा, क्योंकि जल्लीकट्टू हैज बीन डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द सुप्रीम कोर्ट, सो वो इट कंटिन्यूज टू बी सो। और नोटिफिकेशन पे भी स्टे है, वो स्टे कंटिन्यू करेगा। तो ये अभी फिलहाल स्टैंड है, बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है कि जो बुल्स है वो एक एग्रेसिव एनिमल नहीं है जिसको टेम करने की जरूरत है, तो इट्स नॉट अ परफॉर्मिंग एनिमल। तो ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट ऑफ 1960 के प्रोविजंस के अगेंस्ट जा रहा है, तो इसीलिए ये अलाउड नहीं होगा। अगला न्यूज आइटम है इंडस्ट्रियल आउटपुट एट 4-year हाई ऑफ 5.7% इन नवंबर। सो इंडस्ट्रियल आउटपुट 5.7% पे आया है नवंबर में, क्योंकि बेस इफेक्ट आया है। तो बेस इफेक्ट क्या होता है कि नवंबर 2015 में इंडस्ट्रियल आउटपुट काफी लो था, तो क्योंकि अगर जिससे आप कंपेयर करो तो तब काफी लो था, क्योंकि 14 में इतना लो नहीं था, से नवंबर 2014 में इट वाज हाई इनफ, एंड 2015 में काफी लो चला गया। तो अगर आप 2016 का 2014 से कंपेयर करोगे तो ग्रोथ रेट इतना नहीं होगा, बट क्योंकि प्रीवियस ईयर में इतना लो चला गया तो वो बेस इफेक्ट आता है कि जो कंपैरिजन बेस ही इतना लो है, तो अब वो देखोगे तो आप हाई लगेगा। सो दैट्स व्हाई ऑन अकाउंट ऑफ लो बेस इफेक्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट एक्सपांड ज्यादा दिख रहा है ये बार। फिर अगला न्यूज आइटम है रिटेल इन्फ्लेशन एट 2-year लो। तो रिटेल इन्फ्लेशन अभी अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई 3.4% पे है। तो ये इतना लो इसलिए गया है क्योंकि मेजरली फूड एंड बेवरेजेस कैटेगरी है वो काफी लो गया, इट हैज फॉलन बिलो 2% मार्क फर्स्ट टाइम सिंस जनवरी 2012। तो फूड प्राइसेस काफी लो हो गए हैं, तो दिस इज द रीजन व्हाई रिटेल इन्फ्लेशन भी लो जा रहा है। पर अगर आप फ्यूल एंड लाइट सेगमेंट देखोगे तो यहाँ पे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है। फिर अगला लास्ट न्यूज आइटम है बायोडिग्रेडेबल बुलेट्स दैट स्प्राउट प्लांट्स। तो यूएस आर्मी प्लान कर रही है बायोडिग्रेडेबल बुलेट्स यूज करने के। तो ये स्पेशल बुलेट्स है जिनको सीड से लोड किया गया है और इनको यूज करके एनवायरमेंटली बेनिफिशियल प्लांट्स ग्रो किए जा सकते, जो एम्यूनेशन डेब्री जो होती है, कंटेमिनेंट्स होते हैं, उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, सॉइल पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग ग्राउंड में जनरली देखा जाता है कि काफी एम्यूनेशन डेब्री वगैरह होता है। तो यूएस आर्मी ये इनकॉर्पोरेट करने के प्लान कर रही है। तो शेल्स, इसमें मेटल्स भी होते हैं, काफी दूसरे केमिकल्स होते हैं, तो सॉइल भी पोल्यूट होता है, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन होता है। तो ये सारा एनवायरमेंटल कंसर्न कंसिडर करके ये एनवायरमेंटली बेनिफिशियल प्लांट स्प्राउट किए जाएंगे थ्रू बायोडिग्रेडेबल बुलेट्स। तो यही है आज के न्यूज आइटम्स। थैंक यू।